हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बता रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पिछला वीडियो लेक्चर काफ़ी छोटा था, उसमें केवल आपको एक ही पॉइंट बताए थे जिसमें हम आपको डिस्कस कराए थे। पहले में इंट्रोडक्शन बताए थे, दूसरे में कॉन्ट्रासेप्टिक्स टाइप एंड उसके डिस्क्रिप्शन बताए थे, और तीसरा हम आपको बताए थे इंसेमिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में तीसरा वीडियो लेक्चर जो था अपना वो एमटीपी बेस्ड था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी समझ में आया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व किए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे इनफर्टिलिटी। सबसे पहले समझेंगे ये इनफर्टिलिटी होता क्या है और इससे बचने के लिए इसके क्या क्या साइंटिस्ट के थ्रू क्या क्या उपाय सुझाए गए हैं, और कौन सी ऐसी कला है, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इससे निदान पा सकते हैं। हम बात करें इनफर्टिलिटी का हिंदी मीनिंग देखें तो बांझपन। वर्ड का जरा हम तोड़ें तो फर्टिलिटी नहीं होने के लिए, फर्टिलिटी नहीं होगा वही क्या कहलाएगा, इनफर्टिलिटी। देखिए, वैसे कपल जो 1 साल तक बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉपुलेशन किया फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसका मतलब ये है उसके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं ऑफम में या उससे रिलेटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसको सिंपली आप समझें, प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए यानी प्रेगनेंसी मेंटेन होने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन के लिए गैमिट का बनना जरूरी है, और गैमिट के बनने के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी सही होने चाहिए। पहला कंसेप्ट। यदि किसी कपल के मेल में उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो 1 साल क्या 10 साल भी कॉपुलेशन करता रह जाए, बेबी प्रोड्यूस कर पाएगा? एकदम नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी तरफ हम फीमेल को लेते हैं, यदि फीमेल के ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन ही ना होता हो तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? प्रेगनेंसी कंसीव होगी? नहीं होगी। तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, दूसरा कंसेप्ट यहां से आता है, यदि किसी कपल के मेल हो या फीमेल हो उसके गैमिट ट्रैक्ट में, जैसे मेल की बात करें, मेल में वास्ट डिफरेंस था और फीमेल में ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब थे, यदि इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो क्या वो गैमिट आगे ट्रांसफर किए जा सकते हैं? क्या नहीं। कैसे, आप जरा इसको डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए कोई मेल का ये रहा टेस्टिस, ठीक है ना, और इस टेस्टिस का ये रहा एपिडिडाइमिस, और यहां से निकलता था ये वास डिफरेंस। अब सोचिए किसी का वास डिफरेंस ही ब्लॉकेज होगा तो क्या यहाँ से बना हुआ स्पर्म, यदि मान लीजिए दोनों टेस्टिस है और दोनों के वास डिफरेंस जो है ना इस तरह से ब्लॉक्ड है, तो आप देखिए क्या ये गैमिट आगे जा पाएगा? और जब गैमिट आगे ना जा पाएगा तो ये पेनिस के अंदर गैमिट नहीं निकल पाएगा, और जब पेनिस से गैमिट नहीं निकल पाएगा तो बताइए फर्टिलाइजेशन होगा? और फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे, इसका मतलब वो उनकी जो फीमेल होगी वो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। फिर बताएं यहां से अगला कंसेप्ट, मान लीजिए किसी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी सही है और ये जो ट्रैक्ट था फैलोपियन ट्यूब और वास डिफरेंस भी सही है। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला जो एम्ब्रियो था वो यूट्रस के अनफेवरेबल मीडियम के कारण वहां पे इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा हो, क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी हम बात करें फीमेल में तीन कारण हैं जिसके थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। तीनों में किसी में यदि प्रॉब्लम आई तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। हम पहली बात करते हैं यहां से, यदि उसका ओवरी खराब हो, दूसरा ओविडक्ट खराब हो, और तीसरा यदि उसका यूट्रस खराब हो। उसी तरह से मेल में हम बात करें, यदि उसका टेस्टिस खराब हो, यदि उसका वास डिफरेंस खराब हो, या फिर वो इंसेमिनेट फीमेल के अंदर
स्पर्म को, सीमेन को नहीं कर पा रहा। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो अब जब ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ये सारे कंसेप्ट। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन में जरा देखिए, एकदम सिंपल है। इफ कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन अप टू 1 ईयर, दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। एकदम इजी है, इसका मीनिंग समझे। देखिए वैसे हिंदी में कर देना, सॉरी इंग्लिश में बक देना वो अलग बात है। भाई हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग को हिंदी जितनी अच्छी समझ में आती है इंग्लिश उतनी नहीं आती। भले आप इंग्लिश में लिखो लेकिन समझो हिंदी में, जितना अच्छा आप समझिएगा। देख पता है लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज फीलिंग को समझने का एक मीडियम है। हम में ये क्वालिटी है, हम हिंदी में अपनी फीलिंग को दूसरे तक अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए हम हिंदी में समझाते हैं। लिखना है इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में समझाता वो अलग मैटर है, लेकिन कंसेप्ट तो वही होते हैं। आइए जरा, ये तो हम आपको इंग्लिश में बता दिया, अभी इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। कोई कपल यदि वो अनेबल हो, अनेबल का मीनिंग क्या, वो एबल नहीं हो, यानी वो करने में सक्षम नहीं हो, प्रोड्यूस चाइल्ड प्रोड्यूस करने में, ऑफ अनप्रोटेक्टेड बिना किसी रुकावट के, सेक्सुअल कोहिबिशन ऑफ द 1 ईयर, इट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, यदि इनफर्टिलिटी नहीं हो रही है इसका मतलब वो बांझ है। आप अपने समाज में इसका एग्जाम्पल भी देखे होंगे, एक आध कपल जो होते हैं बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वो डॉक्टर से इलाज करवाए और पता चला 1-2 साल के अंदर उसका सही हो गया और वो प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। अब देखिए आपको एक मूवी का नाम बताते हैं, वो हो सके तो आप लोग देख लीजिएगा, गुड न्यूज़। अक्षय कुमार है और एक और कोई है, बड़ा अच्छा मूवी है, इसी सब पे बेस्ड है। उसमें स्पर्म इधर उधर हो जाता है, हो सके तो आप जरूर देखिएगा, गुड न्यूज़ फिल्म अच्छी है अक्षय कुमार की। जरा देखिए यहाँ से इसको भी दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी है। अब साइंस इतना डेवलप हो गया तो टेक्नोलॉजी हो गई, और इस टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं आर्ट। कला नहीं भाई, आर्ट। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी हम बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू इनफर्टाइल लोगों में भी प्रेगनेंसी कंसीव कराया जा सकता है और वो माँ बन सकती है। अब जरा देखिए, माँ बनने के लिए उसके यूट्रस का एक्टिव होना और प्रॉपर हेल्दी होना जरूरी है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इम्प्लांट होता है, वो यूट्रस के अंदर में होता है। और यदि किसी फीमेल का यूट्रस ही खराब हो तो वो कभी भी प्रेगनेंसी मेंटेन, उसके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। अब सोचिए, मेरे एक एग्जाम्पल से आप समझे, कोई एक महिला है, कोई एक फीमेल है, उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी दोनों ओवरीज सही थी, उसका ओविडक्ट सही था, लेकिन उसके यूट्रस सही नहीं थे, यानी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो ही नहीं रहा था, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। अब सोचिए उसके लिए हम क्या करेंगे। एज ए डॉक्टर आप सोचिए तो आप क्या चाहिएगा। हाँ, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, चलो भाई, हाँ फीमेल के हम ओवरीज यानी ओविडक्ट से ओवम को निकाल लेते हैं, मेल का स्पर्म निकाल देते हैं, दोनों को फर्टिलाइजेशन करवा के जायगोट बना दिए और उस जायगोट को किसी दूसरी माँ के अंदर डाल देंगे, तो आप बताइए ओवम किसका रहा। ओवम और स्पर्म तो पेरेंटल रहे, लेकिन उसको डेवलप कराने के लिए किसी दूसरे मदर के यूट्रस में डाला गया, और जो माँ होती है उसका नाम देते हैं भाड़े की माँ, किराए की माँ, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सरोगेट मदर। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो खुद माँ नहीं बनी है, एक आध एग्जाम्पल भी है जो सरोगेट मदर के हेल्प से बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुए भी हैं। इसका आपको हम बताएंगे, जब आपको एनिमल हस्बेंड्री बताएंगे तो इस सरोगेट मदर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एनिमल हस्बेंड्री में, ब्रीडिंग में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से सरोगेट मदर बताया जाएगा। यहाँ केवल नाम आया सरोगेट मदर।
चलिए इस सरोगेट मदर को आगे भी अपने कंटेंट में है, इसको आगे भी हम यहाँ से सरोगेट मदर के बारे में देखेंगे। अब देखिए इस आर्ट को, इस टेक्नोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला, यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो या फिर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हो, दो कंडीशन यहाँ पे आए, या तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा या तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, लैब में होगा, इसका नाम देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनेंगे नाम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नाम आया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यदि लैब में होगा, बॉडी के बाहर होंगे, तो नाम देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। यानी फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर होगा तो इसका नाम देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन यदि फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो इसका नाम देंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब जरा आप दिमाग लगाइए, इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कब होगा? अच्छा एक बात बताइए, इस कंटेंट में आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कब कराया जाएगा? आप जरा सोचिए, यदि किसी का फैलोपियन ट्यूब खराब हो तो क्या वो ओवम को ट्रांसमिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरी बात सोचिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एग्जैक्ट लोकेशन क्या था? फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन था। यदि किसी का फैलोपियन ट्यूब ही सूख गया होगा तो आप बताएं क्या वो फर्टिलाइजेशन करवा पाएंगे? क्या हो पाएगा फर्टिलाइजेशन? नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए उसका ओविडक्ट खराब है, ओवरी और यूट्रस सही है भाई, तो डॉक्टर क्या दिमाग लगाएंगे, चलो भाई किसी ना किसी तरह से पहले उसको मेडिसिन के थ्रू हम उसके फैलोपियन ट्यूब को सही करना चाहते हैं। और अगर फैलोपियन ट्यूब सही नहीं होता है तो किसी न किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके ओवरी से निकलने वाले ओवम को रिसीव कर लेंगे और मेल से उसके हस्बैंड से सीमेन को ले लेंगे, स्पर्म को, और दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में रख के लैब में फर्टिलाइजेशन करवा दिए। अब सोचिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यही तो भाई हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन किस केस में होगा? यदि किसी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब सही है, उसके बाद यूट्रस खराब है या सही है उसकी बात नहीं करेंगे। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कब करवाएंगे? तभी जब उसका फैलोपियन ट्यूब खराब होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो हम कब करवाएंगे? जब उसका फैलोपियन ट्यूब खराब हो, और इन विवो कब कराएंगे? जब उसका फैलोपियन ट्यूब सही हो। अब देखिए यहां से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। कैसे? जरा सोचिए। पहला यहां से बता रहे हैं, नाम में काम है, जरा फीलिंग के साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये वादा करते हैं आपसे, किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन कर लें गलत नहीं होगा, सही बनाएंगे बिल्कुल 100%। आइएगा यहां से आपको हम बताते हैं जिफ्ट, ZYFT। नाम जरा देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जिफ्ट है ZYFT और यहाँ पे है गिफ्ट GIFT, इसलिए स्पेलिंग में आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। अब जरा देखिए, जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका मीनिंग आप समझेंगे। जैसे आप, हम थोड़ा कैमरे से बाहर हो जाते हैं। अब जरा देखिए, आप सिंपली सोचिए, यहाँ पे हम करवा रहे हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब जरा देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब में ओवम और यहाँ पे स्पर्म को मिलाए और बन गया अपना ये स्ट्रक्चर, बन गया जाइगोट। अब इस जाइगोट को हम कहाँ डाल सकते हैं? अब सोचिए, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताए थे, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली कहानी। तो हम बताए थे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो बनता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्लीवेज होता था, और क्लीवेज के बाद ग्लैस्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट,
गेस्टेशन, ये सारी चीज बताए थे। अब सोचिए ये सेल डिवाइड करता है क्लीवेज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 डिस्टाइट करते रहता है, उसके बाद जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। अब जरा ये सोचिए ये जाइगोट बन गया अपना। अब ये जाइगोट को ये जरा देखिए, ये हम डायग्राम बनाए। अब सोचिए ये बना हुआ जाइगोट, देखिए भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और इस जाइगोट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट यूट्रस में डाल सकते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब जरा सोचिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का कितना सेल तक फैलोपियन ट्यूब में रह पाता था, तो आपको याद होगा 8 सेल तक, 8 ब्लास्टोमेयर तक वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है और उसके बाद वो यूट्रस में मूव कर जाता है। तो अब आप सोचिएगा यदि इस बाहर बने हुए जाइगोट को यदि हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालना चाहेंगे तो नाम क्या देंगे भाई, फैलोपियन ट्रांसफर, यानी हम बोलेंगे, या फिर यूट्रस में भी डाल सकते हैं तो यूटेराइन ट्रांसफर। भाई ये साइंस है ना, समझने का है, रटने का नहीं है। तो अब आप जरा देखिए जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कब होगा, हम बोलेंगे जब बना हुआ जाइगोट अर्लियर एम्ब्रॉयिक स्टेज में होगा, शुरुआती अवस्था में होगा, कुल मिलाकर के 8 सेल स्टेज का होगा, 8 ब्लास्टोमियर का होगा, तब उसको कहाँ डाल देंगे, फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? वही 2 पॉइंट लिखा है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट आर अर्लियर एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इन फैलोपियन ट्यूब। मामला सेट है। अब सोचिए डॉक्टर यदि 8 सेल तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं किसी कारण से, हो सकता है इसका फैलोपियन ट्यूब खराब हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको 32 सेल स्टेज तक डेवलप करवाएंगे, 32 सेल स्टेज तक, और इस 32 सेल स्टेज को हम फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकते हैं। अब इसको हमें डालना है तो यूटेरस को, और यूट्रस के अंदर ही डालेंगे क्योंकि 32 सेल स्टेज आगे जाकर के इम्प्लांट करता है। तो यहां से आप देखिए दूसरा कंसेप्ट है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यदि हम इस जाइगोट को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया। ये कब होगा भाई, ये क्या होगा, तो हम बोलेंगे ट्रांसफर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 से ज्यादा यानी 32 तक वाला करवाएंगे, तब ये क्या होगा, यूटेराइन। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, और डायग्राम बनाने के बाद इसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे ये अपना हो गया, ये कंसेप्ट किसके लिए और ये किसके लिए बाबू, सोचिए तो। इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया। यदि अच्छे एग्जामिनर होंगे तो ए बी करके पूछ लेंगे, क्लास में आपको जो टेस्ट होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जरा देखिए ये वाला जो हुआ ये यूटेराइन ट्रांसफर और ये फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो ए हो गया ZYFT जाइगोट, सॉरी जेड वाई नहीं ZIFT गिफ्ट। देखें गिफ्ट की बात करें ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और ये क्या हो जाएगा IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फिर देखिए आप लोग जो है ना वो नहीं होइएगा, विचलित नहीं होइएगा, क्योंकि एक IUDs पढ़े थे। अरे भाई IUDs क्या था, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड था, लेकिन यहाँ पे IUT है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। 2 ये समझ में आ गया, वादा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो भाई टीचर की दोस्त नहीं है, वो आपकी कमी है। चलिए अब यहाँ से आपको बताते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एस्पर्म इंजेक्शन ये है क्या। अच्छा इसके शब्द के मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एस्पर्म इंजेक्शन। अब जरा सोचिए, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। एक कंसेप्ट आपको बताए थे, एस्पर्म यानी फर्टिलाइजेशन के लिए 40% हाईली मोटाइल होना चाहिए और 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, तभी वो जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा। यदि किसी मेल का एस्पर्म एक्टिव है ही नहीं, मोटाइल है ही नहीं, हाईली मोटाइल है ही नहीं, तो क्या वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है, उस एस्पर्म में ताकत ही नहीं है कि ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर सके, उसके जोना पैलेशुडा को तोड़ सके, कोरोना रेडिएटा को तोड़ सके।
तो डॉक्टर क्या करेंगे भाई, सिंपली टेस्ट ट्यूब के अंदर इस ओवम को लेंगे, ये रहा ओवम, और इस इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को अंदर डाल देंगे, स्पर्म को अंदर डाल देंगे, यानी ये रहा साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ये रहा साइटोप्लाज्म। अब जरा सोचिए, इसके ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, तो नाम क्या पड़ गया भाई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन। यानी हम बोलेंगे जब किसी मेल के स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे, हाईली मोटाइल नहीं होंगे, इस केस में हम स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट करेंगे, और यही आर्ट का जो टेक्निक है उसका नाम कहलाएगा, प्रोसेस का नाम कहलाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जरा देखिए, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। क्या ये समझ में आया क्या? तो इस तरह से ये 3 कंसेप्ट आपको बताए। अब देखिए, इसको नोट्स के फॉर्म में तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए हम आपको सिस्टमैटिक ढंग से कम शब्दों में अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए, ये आपको बताया। चलिए, आप लोग वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक अपना ये छुटा हुआ है, इसको भी बताएंगे, ये है। चलिए इसको हम बता देते हैं, ये है क्या, तो हम बताएंगे इम्ब्रियो जो है ना, इस सारे टेक्निक में इम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे यूट्रस हो, या फिर सरोगेट मदर हो, या फिर सेम मदर। यानी हम जो भी प्रोसेस करवाए हैं इनफर्टिलिटी के लिए, उसको हम यूट्रस के अंदर भी डाल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी, सेम मदर के अंदर भी, या फिर सरोगेट मदर के अंदर भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। चलिए, अब यहाँ से अब आपको हम बताएंगे ये अपना प्रोसेस जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अभी तो हम समझाते, ये होता क्या है, हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर होगा। अब जरा सोचिए, पहला है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इसका फुल जिफ्ट का मीनिंग समझ लीजिए। अब देखिए, यदि कोई ये फीमेल है, इसके ये ओवरीज हो गए, ये इसका इंडोमेट्रियम हुआ है ना, और ये इसका फंडस वाला रीजन हुआ, और ये इसका फैलोपियन ट्यूब हुआ। क्लियर है क्या? अब जरा आप ये चीज सोचिए, हुआ क्या, यहां पर ओवम सही था, यानी ओवरी एक्टिव है, ओवरी इज एक्टिव, यानी ओवरी का जो काम था ओवम को निकालना, ये लगातार होता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर पता कर ले। अब सोचिए हुआ, अब ये ओवम यहां आ रहा था, पता चला जो सर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो है ना यहाँ पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तब क्या करेंगे, यहाँ से गैमीट को निकालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे साइंटिस्ट उठा करके, और यहाँ से स्पर्म को यहाँ डाल देंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्पर्म को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम ओवम को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? एक टेक्निक। दूसरी बात समझे, हम कहेंगे अगर ओवरी खराब है, मान लीजिए ओवरी खराब है किसी महिला की, बाद बाकी सब कुछ ऑल इज वेल है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही है, तो अब डॉक्टर क्या सोचेंगे भाई, वो सोचेंगे ये महिला का जिद है जो हमें माँ बनना है, इसका सब कुछ सही है, केवल ओवरी काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर्स क्या सोचेंगे, वो डॉक्टर कहेंगे कोई ऐसी महिला है आपकी, कोई ऐसी जान पहचान वाली महिला जो अपने बॉडी का ओवम देने के लिए तैयार हो। यदि तैयार हैं तो डॉक्टर सेकंड जो होंगी महिला फीमेल, उसके ओवरी से किसी तरह से ओवम को टेक्निक से निकाल लेंगे, ओवम को निकालेंगे और यहाँ पे ट्रांसफर करा देंगे, और उसके फीमेल का जो उसका मेल है, उसके मेल का अपनी मेल वाला इसका यहाँ पे स्पर्म डाल देंगे। तो दोनों केस में क्या हुआ है, स्पर्म या ओवम का ही ट्रांसफर किया जा रहा है, गैमिट का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंटेंट का नाम क्या है, GIFT, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और देखिए इसको हम फैलोपियन ट्यूब में करवाए हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवाना है, तो हमें
गैमीट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही डालना होगा। ये आपको समझ में आ गया? चलिए ये चीज देखिएगा, ये आपको एज इट इज लिखी हुई है। फिर दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। जरा देखिए, कोई फीमेल है, कोई फीमेल का ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, गैमिट भी यहाँ से ओवम भी आ रहे हैं। अब उसके मेल का जो पेनिस है, हम बात करें उसके मेल का, ये रहा पेनिस, उसके मेल का पेनिस एस्पर्म यहाँ ला ही नहीं पा रहा है, एस्पर्म यहाँ पहुंच ही नहीं रहा। तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसके एस्पर्म को बाहर रखेंगे और इसके एस्पर्म को यहाँ पर ट्रांसफर करवा देंगे। तो इसका नाम देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या मेल अपने पेनिस के थ्रू एस्पर्म को वेजाइना में डाला है क्या, या यूट्रस में डाला है? नहीं, उसको डॉक्टर अपने मीडियम से डाले हैं। जैसे कि बात करें गाय में, भैंस में जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो इंसेमिनेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल एस्पर्म ट्रांसफ़र जो किया जाता है, वो इंसेमिनेशन का एग्जाम्पल है। तो ज़रा देखिए, यहाँ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कब होगा, जब कोई मेल अपने फीमेल के वेजाइना के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर एस्पर्म को डिस्चार्ज नहीं की जा रही है, इसका नाम देते हैं डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उसको उसके वेजाइना में जो हम आर्टिफिशियली एस्पर्म को डालते हैं, ये टेक्निक क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस तरह से ये पूरा हम कंटेंट आपको ऑनेस्टली बताया है। अब एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। जरा देखिए, एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं, तो आप इसको लिखिए, वीडियो रोक करके हम आगे आपको बताते हैं। आइए इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक आपको बता रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जरा देखिए, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की हम बात करें तो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी। हालांकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, पूछ सकते हैं। हम बात करें यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, जब ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब जरा देखिए, हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, नाम में ही काम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी हम बात करेंगे क्या पूरे बॉडी को टेस्ट ट्यूब में डेवलप कराएंगे क्या? नहीं, इसमें भी केवल जाइगोट को लैब में, लेबोरेटरी में बनाया जाएगा और उस बने हुए जाइगोट को 32 सेल स्टेज यानी ब्लास्टोसिस्ट के रेंज में, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में उसको सेम मदर के अंदर या फिर किसी सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसका यूट्रस वेल डेवलप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब जरा देखिए, हम ये करेंगे कैसे। मान लीजिए डॉक्टर क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम और एस्पर्म को ले आया, ये रहा एस्पर्म और ये रहा ओवम, और ये दोनों मिलकर के बन गए जाइगोट। अब देखिए, इस जाइगोट को सेम मीडियम, जरा देखिए, इस जाइगोट को सेम मीडियम दिया जाएगा, किसके जैसा, एज ए फैलोपियन ट्यूब, सेम मीडियम एज सेम मीडियम एज फीमेल बॉडी। अब जरा देखिए, इस जाइगोट, ये जाइगोट तो यूं ही डेवलप नहीं ना हो जाएगा, इस जाइगोट को टेस्ट ट्यूब में डेवलप होने के लिए सब कुछ वेल रखना होगा फीमेल के बॉडी के जैसा, टेम्परेचर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी हो, सब कुछ, यदि सब कुछ वेल डेवलप रखा जाए तब जाकर के ये बनेंगे 32 सेल स्टेज में, और इसका नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे 32 सेल स्टेज, इसका नाम देंगे 32 सेल स्टेज। अब जरा देखिए, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज में है,
और ये टाइम जो यहाँ पे लगता है, टाइम लग जाता है 24 आवर। अच्छा जरा देखिए यहाँ पे क्लीवेज होता है, आपको बताए थे क्लीवेज और माइटोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टाइम का और दूसरा साइज का। क्लियर है क्या? यहाँ पे सारे सेल सेम साइज के बनते हैं। चलिए उसको छोड़िए, यहाँ पे 32 सेल स्टेज बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन यूटेरस। यूटेरस अब देखिए हो सकता है ये सेम मदर हो या फिर सरोगेट मदर हो। आपको पहले ही बता दिया था सरोगेट मदर क्या होता है। यदि किसी फीमेल का यूट्रस नहीं सही होगा तो उसके किसी दूसरे फीमेल में डालेंगे तो हो जाएगी सरोगेट मदर, ये हो जाएगा। और देखिए ये टेक्निक जो है, सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्निक आया था वो इंग्लैंड में किया गया था 1978 में 25 जुलाई को, और इंडिया में भी इसी टाइम में आया था। और खुश जान करके खुशी हो गई, हजारीबाग जो 1978 में बिहार का पार्ट था उसी के अंदर, उसी में ये किया गया था। हजारीबाग में ये सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, वो पहले बिहार का ही पार्ट है। तो क्या हम बिहारी गर्व से कह सकते हैं हम बिहारी हैं? हाँ जी हम बिहारी हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। क्या नहीं भाई? भारत का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर, सोचो जरा, भारत को सबसे ज़्यादा देने वाला IPS ऑफिसर बिहार है। और भाई ये तो प्रूफ हो गया, टेस्ट ट्यूब भी सबसे पहले बिहार में ही आया था, भले अब वो झारखंड का पार्ट हो गया। चलिए हम बात करें इंग्लैंड में सबसे पहले, उसके बाद इंडिया में जो आया था 1978 में ही आया था। और ये जो टेस्ट ट्यूब बनाया गया था उस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था दुर्गा। और उसी टेस्ट ट्यूब, ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, ये टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था, इसका नाम दुर्गा रखा गया। लेकिन बाद में इसी का नाम, बच्ची जब जन्म ले ली तो उनके माता पिता द्वारा नाम दे दिया गया कनुप्रिया अग्रवाल। तो आप कनुप्रिया अग्रवाल की बात करें, इसको आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ जो सब लोग जीता है वो भी ये भी जी रही है। अभी कनुप्रिया अग्रवाल का अपडेट है, ये दिल्ली IT सेक्टर में कोई बिजनेस डिपार्टमेंट में वर्कर हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़। तो ये आपको हम पूरा बता दिए टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। जरा देखिए इसमें क्या लिखा है आफ्टर, देखिए इसमें मेन यूज क्या होगा, मेन तो इसको टेस्ट ट्यूब में ही किए हैं फर्टिलाइजेशन, तो इसका नाम देंगे मेनली इन विट्रो यूज होगा। फिर बात करें आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट जाइगोट इज फॉर्म्ड 32 सेल स्टेज, है ना, और इसका नाम ये हो जाता है 24 घंटे के अंदर, ये भी यहाँ पे बता दिया आपको। और ये एम्ब्रियो जो बना है इसका नाम दिया ब्लास्टोसिस्ट। अब उसको ट्रांसफर करेंगे मतलब नॉर्मल यूट्रस, ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे नॉर्मल यूट्रस, यानी नॉर्मल होना चाहिए यूट्रस, ऐसा नहीं खराब यूट्रस में डाल दिए, किया करा सारा कहानी बर्बाद हो गया। तो इसको नॉर्मल यूट्रस में डालेंगे, सेम हो या फिर सरोगेट मदर हो, फॉर द फर्दर डेवलपमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। क्लियर है क्या? तो इस तरह से फिर देखिए यहाँ से 9 मंथ का वेटिंग होगा, 9 मंथ प्रेगनेंसी, और फिर बाद में यहाँ से बेबी बाहर आ जाएगी। यानी ये आपको हम पूरा टेक्निक बता दिए टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो आपको उम्मीद करते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा और बचा हुआ है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। जरा देखिए ये भी आपको हम समझाते हैं, तो आप वीडियो रोक करके इसको पूरा ऑनेस्टली लिख लीजिए। अब आपको हम बताएंगे इस चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट टॉपिक एमनियोसेंटेसिस। जरा देखिए इसको भी CBSE में जनरली राइट ए शॉर्ट नोट करके ये पूछ लेता है, बिहार बोर्ड में भी पूछ लेता है। और जब ये है टेक्निक तो इससे तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही, और जब ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जरा देखिए एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा फीमेल के यूट्रस के पास, वो भी प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस के पास। आइए जरा एक हम डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम को देखेंगे। ये फीमेल का यूट्रस हुआ और इस यूट्रस का ये एंडोमेट्रियम हुआ, ये रहा फीमेल का एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। अब जरा सोचिए इस एंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ पे प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पर ये अपना फीटस है, और ये इसका एम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे जुटा हुआ है ना।
और इसके अंदर आपको हम बताए थे, याद कीजिए, जब आपको गैस्ट्रेशन बता रहे थे तब आपको बता रहे थे यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड रहता है और इसी फ्लूइड का नाम हम देते हैं कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। और हम बात करते हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड जो था प्रॉपर जाइगोट का अपना बनाया हुआ था, इसमें मदर का कुछ होता नहीं है। अब जरा देखिए इस एमनियोटिक फ्लूइड को हमें निकालना, जरा देखिए इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, जरा सोचिए। ये एमनियो फ्लूइड जो है किसका है? ऑफ जाइगोट। और जब ये जाइगोट का है तो इसमें क्रोमोसोम होंगे वगैरह सब कुछ होगा। अब इसको निकालना है तो डॉक्टर क्या करेंगे, एक पतला सा लंबा सा नीडल डालेंगे और यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे। इसको बाहर कर लिए, ये अपना यहाँ आ गया एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड आ गया। और जब इस एमनियोटिक फ्लूइड अपने पास आ गया, अब इस एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके उसके अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, दिस टाइप जो भी है उसका टेस्ट करेंगे। जरा देखिए तो हम बात करेंगे दिस टेस्ट इज अ दिस इज फीटल टेस्ट। जरा देखिए ये किसका टेस्ट है? फीटल टेस्ट है। ये फीटस है ना, फीटल टेस्ट है। और इस फीटल टेस्ट की बात करते हैं, ये बेस्ड होता है क्रोमोसोम के पैटर्न पे। ये किस पे बेस्ड होगा? क्रोमोसोम पैटर्न पे हो। और साथ ही साथ ये सेक्स डिटर्मिनेशन और डिफरेंट टाइप के डिजीज में काम आएगा। जरा देखिए यहाँ से सेक्स डिटर्मिनेशन बताते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर यदि आपको क्रोमोसोम 44 प्लस XY मिले तो ये जो फीटस होगा ये अपना क्या होगा? मेल। और यदि इसके अंदर क्रोमोसोम 44 प्लस XX मिले तो ये क्या रहेगा? अपना फीमेल। यानी हम बात करें यहाँ से ये एमनियोटिक फ्लूइड का यूज हम सेक्स डिटर्मिनेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। जरा देखिए दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ से। आप जरा सोचिए दूसरा, इसके अंदर जो कुछ टिश्यूज आएंगे, सेल्स आएंगे, उस सेल्स में हम बात करेंगे डिसऑर्डर का पता करेंगे। जैसे कि बात करें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है भी क्रोमोसोमल बेस्ड, या फिर इसके मेटाबॉलिज्म का टेस्ट करेंगे, क्या उसका सेल एक्टिव है या नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म टेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर देंगे बेस्ड ऑन बार बॉडी। आइए बार बॉडी क्या होता है, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में पढ़ाया जाएगा ये सारा चीज़। अब देखिए बार बॉडी होता क्या है, तो हम बात करेंगे जो क्रोमोसोम, यदि किसी बॉडी में किसी कोई डिप्लॉयड सेल के अंदर जनरली एक होना चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। एक एक्स क्रोमोसोम के अलावा जितना होगा वो क्या होगा? बार बॉडी। तो हम देखते हैं यहाँ से बार बॉडीज ये क्या होता है, तो हम बात करेंगे more than 1 X chromosome, then the number of bar body is 1। यानी कुल मिलाकर के कोई है मेल, हम बात करें मेल के अंदर 44 प्लस XY, और हम बात करें कोई फीमेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम 44 प्लस XX है, इसके अंदर बार बॉडी, तो हम बात करेंगे नो बार बॉडी। क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है, एक से ज्यादा होगा यदि एक्स क्रोमोसोम तब एक बार बॉडी होगा। यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इसके अंदर बार बॉडी नहीं होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे 1 बार बॉडी। कंप्लीट है क्या? तो ये बार बॉडी बेस्ड पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आइए जरा देखिए ये एमनियोटिक फ्लूइड हम निकालेंगे कब, तो हम बात करेंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के 14 से 15 वीक, यानी हम बात करते हैं यहाँ से 3rd ट्राइमेस्टर के बाद हम इसके फ्लूइड को निकाल सकते हैं। और जब इसको निकालेंगे तो लॉन्ग सर्जिकल नीडल का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएंगे। और इसमें हम बात करेंगे यूमनेटिक फ्लूइड के अंदर कुछ सेल होंगे एम्ब्रियो का, ये सारा कुछ होगा। ये सब चीज़ आपको हम यहाँ से पीछे बता दिए। जरा आप सोचिए ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, घर से बाहर नहीं निकलें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग फिर से क्लास में पढ़ें, यही कामना के साथ बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो शिद्दत के साथ आप लोग पढ़ें।